हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो इंडियन आर्मी ने किस ग्लेशियर पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस एक्टिव की है? 3D मैप के थ्रू बताएंगे आपको। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, उनके बारे में बात होगी। आरबीआई के गवर्नर ने 3 तरह के पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट, यूपीआई लाइट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो इसके बारे में डिटेल बात होगी, क्या है ये तीनों। और भी क्वेश्चन है, जैसे किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सही ठहराया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। और भी कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी ने किस ग्लेशियर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया? आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। और इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे जो युद्ध क्षेत्र माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर इसी महीने अभी हाल ही में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और ये काम किसने किया है? तो इंडियन आर्मी की विंग है खास रखी स्पेशलाइज्ड फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, तो उसने इसके बारे में ट्वीट भी किया। और ये बताया गया है कि सियाचिन ग्लेशियर में 19,061 यानी 19,061 फीट की ऊंचाई पर इस इंटरनेट सर्विस को एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, तो मैप के थ्रू आपको बताते हैं एक बार कि कहाँ पर ये जगह है। तो ये रहा वर्ल्ड और सामने प्यारा भारत। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो लद्दाख में है और यहाँ पर ये रहा। आपको ज़्यादातर हिस्सा सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा होगा, लेकिन ये सब पहाड़ियाँ हैं और बर्फ़ की इतनी मोटी परत है यहाँ पर कि ये सब कुछ नज़ारा जो है ना एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आ रहा है। और यहीं पर कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से इसकी? 19,061 फीट। इस ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवान वहाँ तैनात रहते हैं, सालों भर तैनात रहते हैं। और ख़ास एक फोर्स है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, यानी 14वां कोर भी कहते हैं, तो वो इस जगह पर तैनात है। और अभी तक वहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं थी, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, बाधा आती थी। लेकिन अब इंडियन आर्मी के उत्तरी कमान का ये जो हिस्सा है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, तो उसने वहाँ स्थापित कर दिया है पूरा एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। ओके, और ये जो ग्लेशियर है वो हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है और वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड भी कहा जाता है। और इस ऊंचाई पर सर्दियों में इसका तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। 78 किलोमीटर में ये फैला हुआ है सियाचिन ग्लेशियर। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ अक्साई चीन है। वहाँ पर 1984 से इंडियन आर्मी तैनात है और उसी जगह पर अब सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को स्थापित कर दिया गया है। क्या फ़ायदा होगा इससे? तो जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनेट ना होने के कारण पहले मैसेज भेजना उसमें टाइम लगता था, आ तो जाता तो वहाँ से, लेकिन उसमें वक्त लगता था। तो अब सेनाओं की खुफिया जो जानकारी है वो बहुत जल्दी साझा हो सकेगी वहाँ से, और जो वहाँ तैनात हैं जवान वो घर परिवार रिश्तेदारों से बात कर पाएंगे। हालांकि और क्या क्या काम होंगे इसका खुलासा इंडियन आर्मी ने नहीं किया है। अब सवाल ये है कि ये किसके सहयोग से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्थापित की गई है? तो ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स लिमिटेड यानी BBNL, यहाँ पर देख भी रहे हैं ये जो डिश एंटीना की तरह एक छतरी है, तो वहाँ पर ये BBNL का लोगो भी है। तो किसने इसे सपोर्ट किया है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL ने। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसी के जिम में भारत नेट प्रोजेक्ट है। और मैंने पहले भी बताया हुआ आपको कि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहाँ पहुँचाई जा रही है और ये BBNL ही कर रहा है। तो BBNL के सहयोग से ही सियाचिन ग्लेशियर में ये ब्रॉडबैंड
और भी सैटेलाइट से कनेक्टेड वो मिला है। अब सवाल ये होता है कि ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड होता आखिर क्या है। तो देखिए, इस तकनीक से इंटरनेट चलाने के लिए सीधे सैटेलाइट से डेटा मिलता है। सैटेलाइट यानी जो अंतरिक्ष में तैनात है भारतीय सैटेलाइट, उससे, और वो ज़मीन पर जो लगा हुआ डिश एंटीना है उससे वो कनेक्ट हो जाता है और स्पीड 300 Mbps तक हो सकती है, 300 MB पर सेकेंड तक। और इसके लिए जियो स्टेशनरी यानी लो अर्थ ऑर्बिट यानी जो पृथ्वी की निचली कक्षा है वहाँ पर सैटेलाइट का जो मौजूद है भारतीय, उसका यूज़ किया जा रहा है। और इसके लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जो सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट हैं, GSAT-19 और GSAT-11, तो उसका सहयोग लिया जा रहा है। उसी के जरिए ये इंटरनेट जो है ना, वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस ये मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है क्या और भी कंपनियां दे रही हैं, तो हाँ, एयरटेल, वनवेव और BBNL है। और रिलायंस जियो को भी इसी महीने सितंबर 2022 में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की परमिशन मिल गई है DOT से, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी और कनेक्टेड बातें भी थी। जो इन्फॉर्मेशन वो आपको मैंने बताया महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशंस के लिए, कई सारी चीज़ें जो बताई मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजू श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया 21 सितंबर 2022 को। तो इनमें से क्या थे? सबको पता होगा, आंसर है कॉमेडियन और अभिनेता। ओके, कॉमेडियन और एक्टर दोनों थे। तो वो हॉस्पिटलाइज थे, उनको हार्ट अटैक आया था दिल्ली के एक होटल में। वहाँ वो एक्सरसाइज कर रहे थे और उसी दौरान हार्ट अटैक आया, फिर भर्ती कराया गया था और 41 डेज़ तक वो हॉस्पिटल में रहे, ज़िंदगी मौत से जूझते रहे और आखिरकार उनका निधन हो गया 21 सितंबर को। कितनी उम्र थी उसकी, इनकी एज? तो 58 ईयर थी एज। और पहला जो हार्ट अटैक आया था वो 10 अगस्त को आया था और उसके बाद एम्स में दिल्ली में भर्ती कराया गया था और उनकी अब डेथ हो गई है। राजू श्रीवास्तव काफ़ी पॉपुलर नाम है। जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1963 को, 1963 को, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। और 1980 में वो मुंबई पहुंच गए और वहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने लगे वहाँ पर। और बतौर एक्टर उनको जो पहचान मिली वो फिल्म तेजाब 1988 में। उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया कॉमेडियन के तौर पर, जैसे मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी कई फिल्में थीं। और इसके बाद उन्होंने टीवी पर भी शानदार अभिनय किया, काम किया। स्टैंड अप कॉमेडी जो थी उसमें अपना हाथ आजमाया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, वहाँ पर उसके सेकंड रनर अप रहे। ओके, महामुकाबला, कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, इस तरह के कई टीवी शो में वो रहे। और उन्होंने 17 फिल्मों में टोटल काम किया था। आखिरी फिल्म थी फिरंगी 2017 में। ठीक है, राजनीतिक सफ़र भी इनका रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया था, हालांकि उन्होंने टिकट वापस कर दिया। बाद में 2014 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। ओके, तो एक कॉमेडियन की डेथ हो गई, तो महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर ने किस क्रेडिट कार्ड के लिए यूपीआई पेमेंट सुविधा लॉन्च की? आंसर होगा रुपे। ओके, तो ये पेमेंट सर्विस का संचालन कौन करेगा या कर रहा है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI, तो उसके द्वारा ये यूपीआई संचालित किया जा रहा है। और यूपीआई में अब एक और फैसिलिटी हो गई है कि उसको रुपे का जो क्रेडिट कार्ड है उससे भी कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। आपको बताऊं कि 3 तरह के पेमेंट सॉल्यूशन यानी तरीके, उसको आरबीआई के गवर्नर, अभी कौन है आरबीआई के गवर्नर? तो शक्तिकांत दास ये रहे, तो इन्होंने लॉन्च किया है। और उसमें से एक ये है, रुपे जो क्रेडिट कार्ड है उसको कनेक्ट कर दिया गया है यूपीआई से। ओके, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई है, तो जैसे यूपीआई लाइट है, भारत
बिल पे, क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स, ये सब भी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लें, ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उसको यूपीआई से कनेक्ट किया गया है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो भी भुगतान कर पाएंगे यूपीआई को कनेक्ट करते हुए। ठीक है, लेकिन उसको यूपीआई से लिंक कराना होगा। जैसे आप बैंक का लिंक कराते हैं, बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक कराते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप का पेमेंट सर्विस हो, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, इस तरह से जो अपने बैंक अकाउंट को कनेक्ट करते हैं उसी तरीके से वहाँ आपको क्रेडिट कार्ड को, अभी रुपए क्रेडिट कार्ड को कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर एक और ख़ास बात आपको बता दूँ इम्पॉर्टेंट, कि अभी 3 बैंक को ये सुविधा मिली है। 3 बैंक के ग्राहकों को ये सुविधा मिलेगी। कौन कौन से बैंक हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। तो ये 3 बैंक हैं जिसमें ये सुविधा मिली है। बाकी बैंकों को धीरे धीरे जोड़ा जाएगा। ठीक है, रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कनेक्ट करने की बात होगी। तो कौन कौन से 3 बैंक हैं ये भी ध्यान रखने की बात है। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। तो ये 3 बैंक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीआई लाइट, इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है, इस साल का, पिछले साल का, सब कुछ। और वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का ही मेंबरशिप है, बहुत मामूली रकम है। अभी छूट चल रही है 50%, तो 150 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। 1 साल तक आपको पीडीएफ का अपडेट मिलता है। तरह तरह के पीडीएफ होते हैं मात्र 150 रुपये में। 1 लाइनर भी होता है और एमसीक्यू विद नोट्स होता है। और वो पीडीएफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह के होते हैं। इसके अलावा जो मेंबरशिप है उसके साथ आप टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तमाम एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगले 1 साल तक। और बुक्स पे 40% डिस्काउंट भी होता है। देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे हैं, और जो भी एग्जामिनेशन है उसके प्रिपरेशन में खासतौर पे करंट अफेयर्स के आपको शानदार मज़ा आएगा। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब अवेलेबल होते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और कैसे लेना है मेंबरशिप और कैसे उसे चलाना है, एक्टिव करना है, वो सब उसका वीडियो भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कम वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट सर्विस यानी यूपीआई लाइट, उसका नाम है यूपीआई लाइट। तो उसमें लेन देन की ऊपरी सीमा कितने रुपए तक है? मतलब सीधा साधा ये है कि कितने रुपए तक का मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई लाइट के जरिए। इसका आंसर होगा 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता है एक बार में। उसके बाद आप चाहे कितना भी कर सकते हैं, कितनी बार भी 200 रुपये कर सकते हैं, या 200 रुपये से कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ यूपीआई लाइट है। ओके, तो इसलिए लाइट का मतलब कि आप कम वैल्यू का ट्रांजैक्शन करने के लिए और सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के लिए ये तरीका शुरू किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 20 सितंबर को, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, लॉन्चिंग के दौरान का है, और ये है आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, कौन संचालन करेगा इसका? इस जो सॉल्यूशन है, तरीका है पेमेंट का, और ये खास ऐप है उसका, तो एनपीसीआई। यूपीआई लाइट का मतलब, ये सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये एक ऑन डिवाइस वॉलेट होगा। जैसे आपका वॉलेट होता है अलग अलग, पेटीएम का, आपका फ़ोनपे का, तो ये एक तरह का यूपीआई लाइट एक ऑन डिवाइस वॉलेट ही होगा। ओके, और इसमें इसके जो उपयोगकर्ता हैं, जो लोग भी इसका यूज़ करेंगे, उनको ऐप के वॉलेट में, मतलब उन्हें बैंक खाते से ट्रांसफ़र करना होगा कुछ रकम। और चूँकि ये ऑन डिवाइस वॉलेट होगा, इसलिए जो उपयोगकर्ता हैं उनको रियल टाइम भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए अगर उस वक्त इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, आपको पेमेंट करना है बहुत छोटी रकम, तो भी आप कर पाएंगे। और ये कम वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए ही होगा, इंपॉर्टेंट बात ये है। ओके, और पेमेंट करते समय यूपीआई पिन की भी आवश्यकता नहीं होगी। यूपीआई लाइट में जो भुगतान की, यानी जो ट्रांजैक्शन की जो अपर लिमिट है वो 200 रुपये है पर ट्रांजैक्शन।
और वॉलेट में कितनी रकम रख सकते हैं, तो अधिकतम 2000 रुपये रख सकते हैं। हालांकि बैलेंस कम होने पर फिर से वॉलेट में रकम आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूपीआई लाइट है, जो कम खर्च करना चाह रहे हैं उनके लिए है। ओके, और ये सेफ भी होगा थोड़ा पिछले से, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट से पैसा यूपीआई लाइट वॉलेट में डालना होगा। तो जो भी खर्च होगा वो वॉलेट के जरिए खर्च होगा। आपका बैंक सीधे या बैंक का अकाउंट जो है ना वो सीधे और सीधे कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, आमतौर पर जो यूपीआई होता है वो उससे होता ये है कि आपके अकाउंट से सीधे पैसे कटते हैं यूपीआई के जरिए। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ यूपीआई लाइट के जरिए ये यूपीआई लाइट जो है वो एक वॉलेट है और उसी वॉलेट से पेमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर ने लॉन्च किया। क्वेश्चन होगा, आरबीआई गवर्नर ने किस पेमेंट सिस्टम के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा लॉन्च की है? आंसर होगा BBPS। क्या होगा फुल फॉर्म इसका? भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट। ठीक है, ये जो बिल पे एक साथ लिखा हुआ है ये इसका नाम ही है एक साथ। ओके, हो सकता है आपको लगे कि बिल और पे अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये नाम ही है इसका, भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या हुआ कि विदेश में, अगर विदेश में पेमेंट करना है, जैसे कोई एनआरआई है और उसे कुछ अपने काम के लिए पेमेंट करना है, तो वो इस सिस्टम के जरिए पेमेंट कर सकता है आसानी से। ठीक है, और क्या है, अगर कोई किसी का बच्चा या कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ रहा है और उसके माता पिता को उसे पैसे देने हैं, पेमेंट करना है, तो इस पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट कर सकता है। क्रॉस बॉर्डर यानी विदेश में पेमेंट हो सकता है। और भी कई तरीके के जो भी पेमेंट्स हैं विदेश में अगर करना है, कुछ आप विदेश में ख़रीदारी कर रहे हैं तो इसके ज़रिए बहुत आसानी से ये पेमेंट हो सकता है। ओके, अभी तक आमतौर पर क्या होता है कि अगर आप विदेश में पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं पेमेंट। ओके, और नहीं तो आप बैंक ट्रांजैक्शन जो करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, यहाँ से ट्रांजैक्शन वहाँ होता है, फिर वो उसके खाते में वो 1-2 दिन लग जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये सीधा आपके जो बैंक खाता है उसी से तुरंत पेमेंट हो जाएगा BBPS से, यानी भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर पे बिल पेमेंट्स। ओके, भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स BBPS। तो इसे भी किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर लिया है? पहले नाम था, बदला गया, फिर से वही आ गया, ऐसा कौन सा देश है? आंसर होगा कजाकिस्तान। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द गार्जियन में। तो इसका नाम पहले भी अस्ताना ही था, जो इसकी राजधानी है कजाकिस्तान की उसकी, और 2019 में इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से ये चेंज कर दिया गया। नूर सुल्तान क्यों किया गया था, एक बार मैप के थ्रू बताते हैं। ये रहा प्यारा भारत इस मैप में, और कहाँ पर है कजाकिस्तान? तो ये सेंट्रल एशिया में, ये सब सेंट्रल एशिया कंट्री हैं जो आपको कलर में दिख रहे हैं, और ऊपर रशिया है, और ये जो ब्लिंक कर रहा है ये है कजाकिस्तान। ठीक है, तो इसी की राजधानी वो पहले नूर सुल्तान नाम था, 2019 में किया गया था नाम। क्यों 2019 में बदला गया था? तो जो उससे पहले के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था नूर सुल्तान नज़रबायेव, तो उनके सम्मान में राजधानी का नाम ही बदल कर रख दिया गया था उन्हीं के नाम पर, नूर सुल्तान। और पहले क्या नाम था? पहले नाम था अस्ताना, तो फिर से अस्ताना कर दिया गया। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट कौन है? कसीम जोमार्ट टोकायव। मुद्रा क्या है? समझ गए आप? ये रहा प्यारा भारत और ये है कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। ओके, और ये पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 77वें सेशन में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान को सही ठहराया, जिसमें उन्होंने कहा था पुतिन से कि ये वक्त युद्ध का नहीं है? आंसर होगा फ्रांस। देखिए, ये जो खबर है ये अंतर्राष्ट्रीय जगत पर काफ़ी चर्चा में है। इंडिया में तो है ही, फ्रांस में है और दुनिया भर के अखबारों में ये खबर है। तो संयुक्त राष्ट्र का महासभा का सेशन चल रहा है 77th, 20 सितंबर को शुरू हुआ है और इस सेशन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, वहाँ भाषण दिया। तो इसी दौरान उन्होंने जिक्र किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो यूएनजीए में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही थे जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मतलब ये कोट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और एक तरह से हुआ ये था, एससीओ की समिट हुई थी अभी हाल ही में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। कहाँ पर हुई थी एससीओ की समिट? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं ये समिट थी, शिखर वार्ता थी, शिखर बैठक थी। और उसी के दौरान 16 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, द्विपक्षीय बातचीत हुई, 2 लोग थे। और उस दौरान यूक्रेन के मामले का हवाला देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का समय युद्ध का नहीं है, ओके। और उन्होंने कहा कि ज़माना अभी युद्ध का नहीं है और हमने आपस में कई बार इस मुद्दे पर बातचीत की है। तो इसी पर प्रतिक्रिया दी थी पुतिन ने और कहा था कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सब ख़त्म हो और वहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। यानी पुतिन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और पुतिन ने ये हालांकि ये कहा था कि ये जो पूरा विवाद है वो उसमें यूक्रेन जो है वो समाधान नहीं चाहता है और चाहता है कि युद्ध चलता रहे। तो अब क्या हुआ है कि पूरा यूरोप जो है ना वो तो चाहता ही है कि यूक्रेन पर जो हमला है रूस का वो ख़त्म हो, जो युद्ध है वो ख़त्म हो। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जब पहुँचे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में तो वहाँ उन्होंने इस बात का जिक्र किया जब वो कह रहे थे और जब वो रूस को कंडेम कर रहे थे कि हमला किया है रूस ने यूक्रेन पर, तो उसी के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को भी उन्होंने कोट किया था। कोट किया मतलब संदर्भ दिया था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ये क्या है? तो देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 जो प्रमुख अंग हैं उनमें से एक है। कौन कौन से 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? तो जनरल असेंबली जिसकी अभी सभा हुई है, वहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बोला है, ओके। दूसरा कौन सा है? तो सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा कौन है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा क्या है? ट्रस्टशिप काउंसिल। पांचवा क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा क्या है? सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये सब मेन ऑर्गन्स हैं, तो उसी में से एक के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की ये सभा हुई है। तो मुख्यालय कहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का? न्यूयॉर्क में। जो यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग है उसी में एक पूरा वहाँ मीटिंग का भी है, पूरी एक सभा स्थल है और वहीं पर ये सभा होती है, ओके। और अभी प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के? तो कसाबा क्रोसी, ठीक है, कसाबा क्रोसी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी शॉर्ट में कहेंगे इसे ITPGRFA। तो उसकी गवर्निंग बॉडी की 9th सत्र का आयोजन भारत में कहाँ पर हुआ है? मेजबानी इंडिया को मिली, तो इंडिया में कहाँ पर? आंसर होगा इसका दिल्ली, ओके। तो दिल्ली में ये आयोजन किया गया है और उद्घाटन किसने किया? तो कृषि मंत्री भारत के हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, ये जो संगठन है, ये तो नाम इंग्लिश में देखा आपने, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधन संधि, ठीक है।
तो 19 से 24 सितंबर तक ये दिल्ली में आयोजित किया गया है सत्र। और इसका सब्जेक्ट क्या है? तो खाद्य सुरक्षा के लिए जैव विविधता के संरक्षण, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है जो कि FOA यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, तो उसी की ओर से ये ट्रीटी यानी संधि है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। और ये ख़ास तौर पर जो कृषि से रिलेटेड और खाद्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक समझौता है। तो और उसके सत्र आयोजित किए जाते हैं अलग अलग देशों में, तो इस बार इंडिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, आंसर होगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। और थीम क्या है 2022 की? नस्लवाद खत्म करो, शांति स्थापित करो। इंग्लिश में कहेंगे इसे एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। ठीक है, थीम क्या है? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है, 1981 में ही घोषित किया था, ताकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शांति हो, समाज के बीच में सद्भाव हो और विश्वास बढ़े, इसके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महिला एशिया कप 2022 ये क्रिकेट कप है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा इस बार? आंसर होगा बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में होने जा रहा है, मेज़बानी बांग्लादेश को मिली है इस बार की। 16 अक्टूबर से ये चैम्पियनशिप T20 फॉर्मेट में होगा। और ख़ास बात यह है इस बार का कि टूर्नामेंट में सिर्फ महिलाएं ही हिस्सा लेंगी। अंपायर से लेकर ऑफिसर तक वहाँ जो भी एक्टिविटी होगी दर्शक के अलावा, तो उन सभी पदों पर सिर्फ महिलाएं ही होंगी। 7 देशों की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश तो खुद है मेज़बान देश, इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और UAE है। ओके, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? जय शाह होते हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को तमाम दोस्तों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहना चाहूँगा कि ज़रूर करें सब्सक्राइब। और आप मेंबरशिप ले सकते हैं और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और जो इन्फॉर्मेशन है, जो जॉब की नई जॉब है जो भी आ रही है सरकारी क्षेत्र में, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले पाएंगे शानदार तरीके से। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।